चर्चा की गहराई में जाने से पहले ना मैं एक इमेजिनेशन शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी नाव पर फंसा हुआ है। अच्छा। भयानक धूप है, गला सूख रहा है और जहां तक उसकी नजर जाती है ना, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। लेकिन वो उस पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता। एकदम सही, क्योंकि वो खारा पानी है। अब ये सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन अगर हम आज के डेटा को देखें तो हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी असल में इसी नाव पर बैठी है। बाप रे, मतलब चारों तरफ पानी होने के बावजूद प्यासे हैं लोग। हाँ, देखिए, धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन उस पूरे विशाल भंडार में से केवल 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% पानी ही ऐसा है जिसे इंसान पी सकता है या अपनी खेती के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जो नोट्स हम पढ़ रहे थे उसमें सबसे हैरत अंगेज आंकड़ा ये था कि उस 1% के मौजूद होने के बावजूद आज इस दुनिया के लगभग 2 बिलियन मतलब करीब 200 करोड़ लोग आज भी साफ और सुरक्षित पानी तक पहुंचने के लिए रोज संघर्ष कर रहे हैं। 200 करोड़ लोग कोई छोटी संख्या नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं ना? हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि ये नीला ग्रह अब अपनी ही आबादी की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। सही कहा आपने। और इस संकट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम पानी को एक ऐसा संसाधन मान बैठे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। इसका मकसद सिर्फ एक दिन का कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि दुनिया भर के देशों को ये चेतावनी देना था कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद इसीलिए इस साल 2026 की जो थीम रखी गई है वो है वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस, यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये थीम सुनने में बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट, पर जब मैं संकट के असल कारणों को देखता हूँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, ओवर यूज है और अपना ये क्लाइमेट चेंज, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। वो कैसे? मतलब हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी जी रहे हैं। अरे वाकई, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? मतलब हमने अपनी लिमिट बहुत पहले पार कर दी है और अब हम आने वाली पीढ़ियों के अकाउंट से पानी का कर्ज लेकर अपना आज चला रहे हैं। क्या सच में ऐसा ही है? क्रेडिट कार्ड वाली बात एकदम सही बैठती है यहाँ पर। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का बेसिक उसूल यही होता है कि आप किसी भी रिसोर्स को उतनी ही तेजी से इस्तेमाल करें जितनी तेजी से प्रकृति उसे वापस रिचार्ज कर सके। मतलब बैलेंस बना रहे। हाँ, लेकिन हम सिर्फ उस रिचार्ज साइकिल को ही नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि जो थोड़ा बहुत रिजर्व बचा भी है ना, उसे हम जहरीला बना रहे हैं पोल्यूशन के जरिए। बिल्कुल। जब कोई फैक्ट्री अपना केमिकल वेस्ट बिना ट्रीट किए सीधा नदी में बहा देती है तो वो सिर्फ सतह के पानी को खराब नहीं करती, वो तो रिस्क कर जमीन के नीचे भी जाता होगा। एकदम सही। वो जहरीला पानी धीरे धीरे मिट्टी से रिस कर उन एक्विफर्स, यानी हमारे जो अंडरग्राउंड जलभृत है, उनमें पहुंच जाता है। और आपको पता है, इन्हें बनने में हजारों साल लगे थे। बाप रे। और एक बार ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो गया ना, तो उसे साफ करना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब हम अपने बैंक बैलेंस को सिर्फ अंधाधुंध खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो तिजोरी में थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनमें आग भी लगा रहे हैं। बहुत ही भयानक सच्चाई है ये। और ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो इस पूरी समस्या को और भी बदतर बना रहा है। तो क्लाइमेट चेंज पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, पहले बारिश का एक सेट पैटर्न होता था, मतलब हल्की बारिश कई दिनों तक होती थी। इससे क्या होता था कि जमीन को पानी सोखने का पूरा समय मिलता था और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था। एग्जैक्टली। लेकिन अब क्या हो रहा है, लंबे समय तक भयानक सूखा पड़ता है और फिर अचानक से किसी एक ही दिन में इतनी भयानक बारिश हो जाती है कि जमीन उसे सोख ही नहीं पाती। अच्छा, तो वो जो फ्लैश फ्लड्स आते हैं शहरों में, हाँ, वो सारा पानी अचानक आई बाढ़ के रूप में बहकर वापस समंदर में चला जाता है। मतलब वो पानी हमारे किसी काम नहीं आता। इस ग्लोबल क्रेडिट कार्ड के कर्ज को अगर हम भारत की बैलेंस शीट पर रखकर देखें तो हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं वो बहुत ही अजीब तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, भारत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाँ, मतलब भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में जाता है जी। 10% उद्योगों में इस्तेमाल होता है और जो बाकी का 10% बचता है वो हमारे घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए आता है। ये जो 80-10-10 का बंटवारा है ना, यही भारत के जल संकट को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर हमें पानी की कमी का कोई ठोस समाधान निकालना है तो हमें ये समझना ही होगा कि हमारा 80% पानी जहां खर्च हो रहा है
मतलब खेतों में वहां आखिर चल क्या रहा है? और यहीं पर मुझे ना हमेशा एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब देखिए, जब भी पानी बचाने के कैंपेन चलते हैं तो सारा का सारा फोकस शहरों पर होता है कि गाड़ी को पाइप से मत धो या ब्रश करते समय नल बंद रखो। हाँ बिल्कुल, टीवी पर भी यही एड्स आते हैं। राइट। और ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर गणित हमें साफ साफ बता रहा है कि 80% पानी खेतों में जा रहा है, तो क्या मुख्य समस्या हमारे पारंपरिक सिंचाई के तरीके में नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब क्या हम असली बीमारी को छोड़कर सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे? हमेशा शहर वालों को दोष दिया जाता है। देखिए, शहरों में पानी बचाना एक नागरिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम या कुल मात्रा की बात करें ना, तो असली बदलाव खेतों से ही आना होगा। तो खेतों में ऐसा क्या गलत हो रहा है? समस्या है फ्लड इरिगेशन, यानी पारंपरिक बाढ़ सिंचाई। भारत में आज भी ज्यादातर खेती इसी तरीके से होती है। इसमें होता क्या है कि ट्यूबवेल के जरिए जमीन से पानी निकाला जाता है और पूरे खेत को पानी से लबालब भर दिया जाता है। हाँ, मैंने भी देखा है। वो खेतों में पानी ऐसे भरा होता है जैसे कोई छोटा मोटा तालाब बन गया हो। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सीधा है। पौधे को पानी अपनी जड़ों से चाहिए होता है ना? न कि अपने तने या पत्तों के आसपास भरे हुए पानी से। जब आप पूरे खेत को पानी से भर देते हैं तो चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण उस पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पौधे तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, इवापोरेशन हो जाता है। हाँ, इसे इवापोरेशन लॉस कहते हैं। और जो पानी जमीन के नीचे जाता भी है वो जड़ों की पहुंच से इतना नीचे चला जाता है कि पौधे के किसी काम का नहीं रहता। इसे डीप परकोलेशन कहते हैं। बाप रे, मतलब आधा पानी तो वैसे ही वेस्ट हो गया। आधा क्या, जमीन से निकाला गया करीब 50 से 60% पानी बिना किसी काम आए बस बर्बाद हो जाता है। 60%? और समस्या शायद सिर्फ सिंचाई के तरीके की नहीं है, बल्कि हम क्या उगा रहे हैं उसकी भी है। बिल्कुल सही पॉइंट। क्रॉप चॉइस बहुत मैटर करती है। हाँ, क्योंकि हमारे सोर्सेज बताते हैं कि भारत में धान, गन्ना और कपास जैसी वाटर इंटेंसिव फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। और ट्रेजेडी देखिए, ये फसलें अक्सर उन इलाकों में उगाई जाती हैं जहां पहले से ही पानी की भारी कमी है। यही तो सबसे बड़ी पॉलिसी फेलियर है हमारी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कई इलाके हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं, लेकिन वहाँ गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जबकि गन्ना तो बहुत पानी पीता है। हाँ, गन्ना एक ऐसी फसल है जो जमीन का सारा पानी सोख लेती है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा को देख लीजिए। वहां क्या होता है? वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेजी से गिर रहा है, लेकिन वहां धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। इन वाटर इंटेंसिव फसलों के लिए किसान जमीन के और भी गहरे स्तर से पानी खींचने को मजबूर हो जाते हैं। तो अगर ये फ्लड इरिगेशन इतना नुकसानदायक है, तो इसका ऑल्टरनेटिव या विकल्प क्या है जिसे हम बड़े पैमाने पर लागू कर सकें? सबसे प्रभावी विकल्प है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, ड्रिप इरिगेशन में पूरे खेत को भरने के बजाय पानी के पाइप्स को सीधे पौधों की जड़ों के पास बिछा दिया जाता है और वहां सिर्फ बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। अच्छा, मतलब सीधा जड़ में पानी। एग्जैक्टली। इससे न तो पानी भाप बनकर उड़ता है और न ही जमीन के बहुत नीचे जाकर बर्बाद होता है। इससे पानी की खपत 50 से 70% तक कम हो जाती है। वाकई 70% तक की बचत? हाँ, और मजे की बात यह है कि फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। तो फिर किसान इसे अपना क्यों नहीं रहे? क्योंकि भारत में इन आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जो रफ्तार है ना, वो बहुत धीमी है। इसकी शुरुआती लागत ज्यादा होती है और किसानों को इस तकनीक को इस्तेमाल करने की सही ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती। और जब खेतों में ग्राउंड वाटर लेवल इतनी तेजी से नीचे जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका असर सिर्फ गांव तक सीमित रहेगा। बिल्कुल नहीं, पानी की कोई सीमा थोड़ी होती है। हाँ, ये संकट धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारे बड़े शहरों की तरफ भी आ रहा है। हमारे नोट्स में स्पष्ट रूप से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों का जिक्र है जी, जो आज भयंकर जल संकट की कगार पे खड़े हैं। ये शहर तो भारत के आर्थिक विकास के इंजन हैं। यहाँ बड़े बड़े IT पार्क्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन इन शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतनी तेजी से बढ़ी हुई आबादी का बोझ उठा ही नहीं पा रहा है। इन शहरों के आसपास के जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो या तो सूख चुके हैं या प्रदूषित हैं,
और अब ये शहर पूरी तरह से जमीन के नीचे के पानी और दूर से आने वाले पानी के टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। अतः मुझे बेंगलोर या चेन्नई जैसे आईटी हब को बिना पानी के देखना ऐसा लगता है जैसे आपके पास दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस स्मार्टफोन हो। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें दुनिया भर के बेहतरीन फीचर्स हों, लेकिन उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई हो। हाँ। अब बिना बैटरी के वो लाख रुपए का फोन एक कांच और प्लास्टिक के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे वाकई, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है ना? बिना पानी के ना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी चल सकती है, ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ना ही उस शहर की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। बिजली घरों को अपने टरबाइन्स ठंडे रखने के लिए लाखों लीटर पानी चाहिए होता है। अगर पानी नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बिजली का उत्पादन रुक जाएगा और पूरी इकोनॉमी का चक्का जाम हो जाएगा। लेकिन पता है, इस संकट का सबसे डरावना रूप अर्थव्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या है? वो है पब्लिक हेल्थ और हमारे समाज पर पड़ने वाला असर। हाँ, हमारे सोर्सेज भी इस डोमिनो इफेक्ट को समझाते हैं, मतलब एक के बाद एक गिरने वाली कड़ियां। बिल्कुल। जब शहर सूखते हैं तो सबसे पहले लोगों को गंदा और दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है, और उसका सीधा नतीजा हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक भयानक बोझ के रूप में दिखता है। एग्जैक्टली। जब साफ पानी नहीं मिलता तो जल जनित बीमारियां यानी वाटरबॉर्न डिजीज बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे हैजा, टाइफॉइड वगैरह। हाँ, हैजा, डायरिया, टाइफॉइड जैसी बीमारियां उन बस्तियों में महामारी का रूप ले लेती हैं जहां लोग टैंकरों के भरोसे बैठे हैं। अब आप कल्पना कीजिए एक दिहाड़ी मजदूर की, जो दूषित पानी पीने की वजह से बीमार हो जाता है और हफ्तों तक काम पर नहीं जा पाता। उसका पूरा परिवार भयानक आर्थिक संकट में घिर जाता है। मतलब ये सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक आर्थिक और सामाजिक त्रासदी है जो सीधे तौर पर पानी की कमी से जुड़ी हुई है। और एक बात सोचिए, जब एक ही शहर में पानी के एक टैंकर को लेकर मोहल्लों में लड़ाइयां होने लगे, जब राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अदालतें और सरकारें आमने सामने आ जाएं, जो कि हम अक्सर न्यूज में देखते ही हैं। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए तो क्या होगा। बहुत ही गंभीर सवाल है ये। और यहीं से हमारे सोर्सेज हमें इस पूरे मुद्दे के सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स और जल युद्ध यानी वाटर वॉर्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना संसाधन हमेशा से ही विवाद का विषय रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सदियों से जमीन के लिए और पिछले कुछ दशकों में कच्चे तेल के लिए युद्ध लड़े गए हैं। बिल्कुल। लेकिन रणनीतिकार अब ये मान रहे हैं कि 21वीं सदी के जो सबसे बड़े संघर्ष होंगे वो शायद पानी के लिए होंगे। वाटर वॉर्स। हाँ, क्योंकि जब नदियां 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं से होकर गुजरती हैं तो उनका पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रह जाता, वो एक हथियार बन जाता है। एग्जैक्टली, वो एक कूटनीतिक हथियार बन जाता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे श्रोताओं को ये साफ कर दूं कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विवादों को पूरी तरह से न्यूट्रल और जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं जी। हम यहाँ किसी देश की राजनीति या किसी पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस गणित और भूगोल की बात कर रहे हैं जो इन विवादों को जन्म देता है। एकदम सही। तो हमारे रिसर्च में दुनिया के कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट्स का जिक्र है जहां पानी की वजह से देशों के बीच भारी तनाव है। मुझे ये समझाइए कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एक साधारण सी नदी 2 देशों के बीच संघर्ष का कारण कैसे बन जाती है? इसे समझने के लिए हमें अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो क्या होता है? देखिए, नदी जिस देश से निकलती है या जो देश ऊंचाई पर होता है उसे अपर रिपेरियन कहते हैं। अच्छा। और नदी बहकर जिस देश में जाती है यानी जो ढलान पर है वो लोअर रिपेरियन होता है। अच्छा, तो कंट्रोल ऊपर वाले के पास होता है। बिल्कुल। जब ऊंचाई वाला देश नदी पर कोई बड़ा डैम या बांध बना लेता है, चाहे वो बिजली बनाने के लिए हो या अपने इस्तेमाल के लिए पानी रोकने के लिए हो, तो नीचे वाले देश में पानी का बहाव अचानक से कम हो जाता है। तो मतलब आपने अपने देश की जरूरत पूरी करने के लिए नल खोला और आपके पड़ोसी देश का पानी अपने आप बंद हो गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही स्थिति आज दुनिया के कई हिस्सों में भारी तनाव पैदा कर रही है। उदाहरण के लिए उत्तर अफ्रीका में नील नदी को ले लीजिए। नील नदी, इजिप्ट वाली। हाँ, नील नदी इजिप्ट यानी मिस्र की जीवन रेखा है। लेकिन अब इथियोपिया, जहां से नील नदी का एक बड़ा हिस्सा निकलता है, वो वहां एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। तो इजिप्ट को तो टेंशन होगी फिर? बहुत ज्यादा। मिस्र को डर है कि इस डैम के बनने से उसकी खेती और पीने का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा।
और ये डर एक सीधा भू राजनीतिक संकट पैदा कर रहा है। हमारे सोर्सेज में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट का भी जिक्र है, विशेष रूप से यूफ्रेट्स और जॉर्डन नदियों का। जी, वो इलाका तो पहले से ही राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर है। हाँ, और वहाँ पानी की कमी उस आग में घी का काम कर रही है। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच यूफ्रेट्स नदी के पानी को लेकर लगातार कूटनीतिक रस्साकशी चलती रहती है। और अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें यानी दक्षिण एशिया की, तो यहाँ भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। सिंधु नदी और गंगा के विवाद। हाँ, सिंधु नदी प्रणाली और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पर तो करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है। आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है। हाँ, वो काफी पुरानी ट्रीटी है, 1960 की, और इसे दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिना जाता है। इसके तहत कुछ नदियों के पानी का अधिकार भारत को और कुछ का पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बताते हैं कि ये ऐतिहासिक संधियां भारी दबाव में आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण कोई राजनीतिक चाल नहीं है, बल्कि हमारा अपना क्लाइमेट चेंज है। मतलब जब ये संधियां दशकों पहले ड्राफ्ट की गई थी, तो अब नदियों में पानी का एक तय गणित हुआ करता था। बर्फ पिघलने और बारिश का एक पैटर्न था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बारिश का कोई भरोसा ही नहीं रहा। जब नदी में कुल पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो वो पुराना गणित और पुराने समझौते काम नहीं आते। कोई भी देश अपने नागरिकों को प्यासा छोड़कर दूसरे देश को पानी कैसे दे सकता है? ये तो है। जब कोई अपर रिपेरियन देश अपने हिस्से की नदी पर एक छोटा सा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी बनाता है ना, तो निचले देश में पानी कंट्रोल किए जाने का खौफ पैदा हो जाता है। और इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि ऊर्जा संकट का तो फिर भी समाधान है। मतलब अगर किसी देश के पास तेल नहीं है, तो वो सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी की तरफ मुड़ सकता है। हाँ, ये ऑप्शंस हैं। लेकिन प्यास बुझाने के लिए या खेतों में गेहूं उगाने के लिए पानी का कोई विकल्प नहीं है। आप किसी लेबोरेटरी में तो बड़े पैमाने पर पानी नहीं बना सकते ना। बिल्कुल नहीं बना सकते, और इसीलिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इन वाटर वॉर्स की आशंका जता रहे हैं। लेकिन देखिए, हमने समस्याओं और इस संकट की बहुत बात कर ली। इन सूखे खेतों, प्यासे शहरों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के इस डरावने माहौल के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण बची है? क्या हमारे पास कोई ठोस समाधान मौजूद है? बिल्कुल है, और सबसे राहत की बात तो ये है कि हमें किसी नई जादुई तकनीक का इंतजार नहीं करना है। हमारे पास समाधान पहले से मौजूद हैं। अच्छा, बस हमें अपनी इच्छा शक्ति जगानी है और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना है। तो हमारे नोट्स में जो सबसे पहला समाधान बताया गया है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन। लेकिन मुझे लगता है कि इसे सिर्फ घरों की छतों तक तो सीमित नहीं रखा जा सकता, है ना? छतों पर संचयन करना तो जरूरी है ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें बड़े चेक डैम, तालाब और जो हमारी पुरानी सूख चुकी झीलें हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। बारिश के पानी को कंक्रीट की नालियों के जरिए सीधे नदियों और फिर समंदर में बह जाने से रोकना होगा। हमें पानी की रफ्तार को धीमा करना होगा ताकि उसे जमीन के अंदर रिस कर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का समय मिल सके। और इसमें जो एक कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा ना, वो है वन रोपण या एफोरेस्टेशन। हाँ, पेड़ लगाना। हम हमेशा सोचते हैं कि पेड़ लगाना सिर्फ हरियाली के लिए है या फिर हवा में ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अगर हम सोचें तो प्रकृति का अपना एक एकदम सटीक इंजीनियरिंग सिस्टम था। वो कैसे? जब बारिश होती थी तो पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं पानी की बूंदों की रफ्तार को हवा में ही कम कर देती थी। और जब वो पानी जमीन पर गिरता था तो पेड़ों की जो गहरी जड़ें होती हैं, वो एक स्पंज की तरह काम करती थी। एग्जैक्टली, स्पंज की तरह वे मिट्टी को बांध कर रखती थी और पानी के लिए एक प्राकृतिक रास्ता बनाती थी, जिससे पानी सीधा नीचे एक्विफर्स तक पहुंच जाता था। लेकिन हमने विकास के नाम पर क्या किया है? हमने उन सारे प्राकृतिक स्पंजों को काट दिया और पूरे शहर में डामर और कंक्रीट बिछा दिया। अब जब बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर कैसे जाएगा? वो तो बस सड़कों पर बहता है, वाटर लॉगिंग करता है, बाढ़ लाता है और फिर गटर में चला जाता है। और फिर हम हैरान होते हैं कि अरे, हमारे कुएं और बोरवेल क्यों सूख गए? ये तो प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसीलिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समाधान है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी गंदे पानी का उपचार करके एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना। सर्कुलर इकोनॉमी से आपका मतलब है कि हम पानी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके ना फेंके? एकदम सही। सिंगापुर जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है।
वहाँ पानी की हर बूंद को कई बार ट्रीट और रिसाइकिल किया जाता है। अच्छा, कई बार। हाँ, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी होता है उसे साफ करके वापस मशीनों को ठंडा करने में या कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जो हमारा ताज़ा ग्राउंड वाटर है उस पर दबाव बहुत कम हो जाता है। और इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को अपनाना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सरकार को नीतियां बनानी होंगी और किसानों को आर्थिक मदद देनी होगी। और साथ ही अगर हम स्कूलों के सिलेबस में जल संरक्षण को जोड़ें तो आने वाली पीढ़ी कम से कम हमारी जैसी गलतियां तो नहीं करेगी। सही बात है। इन सभी बातों का सार यही निकलता है कि जल है तो जीवन है, सिर्फ दीवारों पर पेंट किया जाने वाला स्लोगन नहीं है। जी, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व का इकलौता आधार है। अगर हम प्रकृति के गणित का सम्मान करेंगे तो वो हमारा सम्मान करेगी। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे रिसर्च पेपर्स, डेटा और इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है। वो क्या? कि विश्व जल संकट और सूखते शहरों की जो स्थिति है वो भविष्य की किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट नहीं है। ये आज की इसी पल की हकीकत है। और इस संकट को टालने का जो समय था ना, वो अब जा चुका है। अब समय है इसे लड़ने का और इसे मैनेज करने का। एग्जैक्टली। इसलिए अगली बार जब हमारे घरों में ब्रश करते वक्त या बर्तन धोते वक्त वो नल खुला छूट जाता है ना, तो हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ पानी नहीं बहा रहे हैं। हम अपने शहरों की अर्थव्यवस्था, अपनी हेल्थ और आने वाली पीढ़ियों के रिजर्व को उस नाली में बहा रहे हैं। पानी की बचत किसी सरकार का एजेंडा नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस है। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, विदा लेने से पहले इस डीप डाइव के आधार पर मैं आप सबके सामने एक ऐसा विचार रखना चाहता हूं जो हमारे सोर्सेज में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा से बहुत स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। वो कौन सा विचार है? देखिए, आज हम अक्सर कार्बन फुटप्रिंट की बात सुनते हैं, हाँ, है ना? कि कोई सामान बनाने में कितना प्रदूषण हुआ ये मापा जाता है। हाँ, आजकल काफी चर्चा में रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भविष्य में साफ पानी सच में इतना ही दुर्लभ और महंगा हो गया तो क्या हम वाटर फुटप्रिंट के आधार पर सामान खरीदना शुरू करेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब आप कोई सूती टी शर्ट या अपना नया स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत या उस पर लगने